दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है सच्चा प्यार। मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी सॉल्यूशंस में सालाना अप्रेजल चल रहे थे। जाहिर सी बात है, रेटिंग, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और बॉस के बीच तीखी बहसें जारी थी। एक बहस कंपनी के चौथे फ्लोर पर सीनियर मैनेजर परिणीता चैटर्जी के केबिन में भी चल रही थी, उसकी टीम के जूनियर इंजीनियर सौरभ के साथ। लगभग आधे घंटे के बाद सौरभ केबिन से बाहर आया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। परिणीता भागकर अपने केबिन से बाहर आई और सौरभ को उठाने की कोशिश करने लगी। उसे देख फ्लोर पर खुसर पुसर होने लगी। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे इसकी जिम्मेदार वही हो। आखिरकार उससे हुई मीटिंग के बाद ही सौरभ की ऐसी हालत हुई थी। एम्बुलेंस बुलाकर सौरभ को अस्पताल ले जाया गया। शाम को ऑफिस में खबर आई कि वह कोमा में चला गया है। 30 साल का आकर्षक, हंसमुख, मेहनती इंसान जो बेहद हेल्थ कॉन्शियस था और ज़िंदगी को खुलकर जीने में यकीन करता था, उसके साथ ऐसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 15 दिनों में पुणे के इस आईटी हब में यह चौथी ऐसी दुर्घटना थी जिसने सबको हिला दिया था। बहुत जल्दी यह खबर आईटी प्रोफेशनल्स के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी कि कैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ाकर उनका खून चूस रही हैं, और जब प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो 10 बहाने बनाकर उनका हक मार लेती हैं। इसलिए कभी किसी इंजीनियर की आत्महत्या की खबर आती है तो कभी बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की। आजकल आईटी प्रोफेशनल्स के स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जाने के केस भी सुर्खियां बन रहे थे, और आज सौरभ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीत हो रहा था। ऑफिस में माहौल गर्म था। सौरभ की बॉस परिणीता और उसकी बॉस भूषण पाटिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यह सब ऑफिस प्रीमाइसेस में हुआ था, इसलिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उन पर सवाल खड़ा कर सकता था। 35 साल की बेहद स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आईटी मैनेजर परिणीता, जिसे कभी कोई समस्या हिला नहीं पाई थी, आज उसकी पेशानी पर भी शिकन थी, आंखें खौफजदा थी। भूषण उससे मिलने आया तो वह थोड़ा संभली। क्या हुआ था मीटिंग में जो भूषण सीधे पॉइंट पर आया। कुछ भी नहीं सर, सिंपल अप्रेजल डिस्कशन था, नथिंग सीरियस। परिणीता के स्वर में घबराहट थी। देखो, क्या था, क्यों था, वह मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कंपनी पर या मुझ पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उसे खुद पर लेनी होगी। मेरी जिम्मेदारी कैसे हुई सर? मैं वही रेटिंग देती हूँ जो आप कहते हो, वैसा ही अप्रेजल करती हूँ जैसा आप करवाते हो, तो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी आपकी हुई ना। परिणीता ने विरोध किया। सुनकर भूषण फट पड़ा। इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे और सौरभ के बीच में क्या चल रहा था मुझे सब पता है। कल रात मैं भी वहाँ था जब तुम दोनों। भूषण बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। उधर परिणीता पसीने पसीने हो उठी। परिणीता एक ऐसे इम्तिहान में घिरा महसूस कर रही थी जिसकी उसने ना तैयारी का मौका नहीं मिला था और ना ही उसे भागने का। एक तरफ सौरभ की चिंता और दूसरी तरफ भूषण के तेवर, ऊपर से लोगों की उसकी ओर उठती हुई उंगलियां। वह सौरभ के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकती थी? वह तो प्यार करने लगी थी उससे। कल रात दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। भूषण ने उन्हें वहीं देखा था। उनके रिश्ते की शुरुआत साल भर पहले वन नाइट स्टैंड से हुई थी, जब दोनों 2 सप्ताह के लिए लंदन गए थे। वहाँ एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन था जो बेहद सफल रहा था। उसी को सेलिब्रेट करने दोनों पब गए थे, और जब लौटे तो नशे की खुमारी में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार दी। उस रात जो कुछ हुआ था वह मन और भावनाओं से परे सिर्फ शारीरिक था। शायद वह लंदन की उन्मुक्त हवा का असर था या उसकी ज़रूरत। अगली सुबह दोनों ने इस गलती को बिना झिझक और ग्लानि के स्वीकार कर लिया। दोनों में एक मौन समझौता हो चला था इस हसीन गलती को जारी रखने का। दोनों अक्सर ऑफिशियल विजिट के बहाने सबसे छिपकर साथ वक्त गुजारने लगे। हालांकि दोनों ने शुरुआत में निर्णय लिया था कि उनका रिलेशन ओनली फॉर फन होगा, उसमें इमोशंस, लव जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जो सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है कभी। कल रात सौरभ ने उसे घुटनों पर आकर प्रपोज किया था, और कैसे वह फन रिलेशनशिप उनके लिए प्यार बन चुका था। वह उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा था।
और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। हालांकि परिणीता भी सौरभ के लिए ऐसे ही जज्बात महसूस करने लगी थी, फिर भी डर गई थी। समाज से, परिवार से, अपनी बदनामी से, ऊपर से सौरभ उससे 5 साल छोटा था। परिणीता ने दो टूक मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, और अगर यह रिश्ता उसके लिए इमोशनल प्रॉब्लम बन रहा है तो बेहतर है वे इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर दें। मगर सौरभ कहाँ मानने वाला था। वह तो किसी ज़िद्दी पागल प्रेमी की तरह बेकरार हो उठा और सबके सामने परिणीता को बाहों में भर लिया। उसने सौरभ को बड़ी बेदर्दी से परे झटका तो वजह से बिखर गया था। आज ऑफिस में उनके बीच इसी बात को लेकर वापस गहमागहमी हुई थी। सौरभ ने कह दिया था अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगा, और उसी के बाद वह ऑफिस में बेहोश हो गया था। यानी सौरभ की गुनहगार वही है। परिणीता अपनी ही उलझनों में कैद थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। मे आई कम इन? एक नवयुवक था। मैं हितेश हूँ, सौरभ का दोस्त। इसी फ्लोर पर स्विस बैंक प्रोजेक्ट में हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, सौरभ के बारे में। यह सुनकर परिणीता ने उसे बैठने को कहा। आई नो मैम, सौरभ के साथ जो हुआ और जो बाहर बातें चल रही हैं उससे आप बहुत परेशान हैं, पर मैं आपको यही कहने आया कि ज़रूरी नहीं कि यह स्ट्रेस ऑफिशियल हो, पर्सनल भी हो सकता है। हितेश परिणीता की घबराहट को भांपते हुए बोला। वह तो इसी चाहत से आया था कि इस वक्त परिणीता को परिणीता के पास कमज़ोर नस काबू करके उसके गुड बुक्स में शामिल हो जाए और उसका प्रोजेक्ट ज्वाइन कर ले। फिर वह भी उसका बरहज पाकर सौरभ की तरह खूब तरक्की करे। एक्चुअली मैम, सौरभ की एक लिव इन पार्टनर है, आरुषि। सौरभ ने मिलवाया था एक बार। मुझे तो देखने में बड़ी तेज़ लगी थी। पता नहीं सौरभ उसके चक्कर में कैसे फंस गया। ज़रूर उन दोनों के बीच में कोई बात थी जिसके तनाव की वजह से सौरभ कॉम्प्लेक्स कर गया। आपका नाम यूं ही बेकार में उछल रहा है, हितेश बोलता जा रहा था, मगर परिणीता जैसे बर्फ़ सी जम गई थी। लिव इन पार्टनर? हितेश का यह रहस्य परिणीता पर बिजली बन के गिरा। सौरभ लिव इन रिलेशनशिप में था और यह बात छिपाते हुए उससे सच्चे प्यार के दावे कर रहा था। फ्रॉड, शेमलेस सोचकर परिणीता गुस्से से उबलने लगी। उसने हितेश को कॉन्फ्रेंस कॉल का हवाला देकर बाहर भेज ही दिया था कि भूषण का फ़ोन आ गया। जिसका डर था वही हुआ। सौरभ का बड़ा भाई कंपनी पर हैरेसमेंट का केस करने जा रहा था। उसने आईटी ट्रेड यूनियन में शिकायत कर दी थी। अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई तो कह देता हूँ, सारी जवाबदेही तुम्हारी ही होगी। उसकी इमीडिएट बॉस तुम थी। पहले से ही भरी पड़ी परिणीता भूषण पर फट पड़ी। आप मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं सर? और याद रखिए, अगर मेरे और सौरभ के बारे में आपने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वह सब भी बाहर जाएगा जो आपने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मेरे पास सारे प्रूफ है, इसके लिए मुझे मत धमकाइए। परिणीता के चढ़े हुए सुर सुनकर भूषण शांत हुआ। देखो, एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। हमें साथ मिलकर इस मुसीबत से निकलना होगा। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी प्रूव हो गया तो कंपनी हम दोनों को ही फायर कर देगी। एक बार और, सौरभ के भाई को किसी भी तरह तुम दोनों के रिलेशन का पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। भले ही जो था आपसी सहमति से था, लेकिन वे इसे फिजिकल अब्यूज़ प्रूव कर एडवांटेज ले सकते हैं, कहकर भूषण ने फ़ोन रख दिया। परिणीता सकते में थी कि कैसे एक पल उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। कल तक उसके पास सब कुछ था, अच्छा करियर, सक्सेस, सौरभ जैसा पार्टनर, कहीं ना कहीं वह भी उससे प्यार पर यकीन करने लगी थी। कल रात ही आंखों में एक ख्वाब ने दस्तक दी थी कि अगर सच में सौरभ उसे प्यार करने लगा है तो वह भी किसी तरह दोनों की यूएस रीलोकेशन करा लेगी और दोनों साथ रहेंगे कपल बनकर। मगर कैसे एक ही पल में वह ख्वाब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर सौरभ के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, पूरी तरह फिट था, जिम जाता था, मैराथन दौड़ता था, मेंटली भी इतना कमज़ोर नहीं था कि किसी मेंटल शॉक से कोमा में चला जाए। उसने भगवान से दुआ की कि वह जल्दी कोमा से बाहर आ जाए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर सौरभ को देखने हॉस्पिटल पहुंची। विजिटर काउंटर पर नर्स ने उसका पेशेंट से रिलेशन पूछा तो उसने दोस्त बताया। तभी वहाँ सौरभ को विजिट करने एक लड़की आई जिसने अपना नाम शालिनी और रिलेशन वाइफ बताया। सुनकर परिणीता को एक और झटका लगा। हे भगवान, यह भोला भाला सा दिखने वाला इंसान पूरा कैसनोवा निकला। ऑफिस में मेरे साथ अफेयर, एक लिव इन पार्टनर आरुषि, और अब ये वाइफ शालिनी, और भी न जाने कितनी लड़कियां होंगी इसकी शिकार। पर्सनालिटी तो कमाल है बंदे की, बातें बनाने में भी उस्ताद है। तभी तो मैं भी फंस गई। परिणीता ने एक कदम वहीं रोक लिए
और शालिनी का दूर से एक फ़ोटो खींच लिया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, मॉम जल्दी घर आ जाओ, पापा आ गए हैं। परिणीता जल्दी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। पूरा दिन किसी हादसे सा गुजरा था। वह जैसे भूली बैठी थी घर पर उसका 5 साल का बेटा आरव उसकी राह देख रहा होगा और उसके पापा भी आज उससे मिलने आने वाले हैं। परिणीता और उसके पति अभिषेक चैटर्जी एक साथ नहीं रहते थे। उनका डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा था। परिणीता की मम्मी उसके साथ रहती थी, जो उसका घर और आरव का पूरा ख्याल रखती थी। वही तो थी परिणीता की बैकबोन, उसका सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने उसे किसी भी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अभिषेक बेहद गुस्से में था। परिणीता के आते ही उसने मम्मी दोनों के लिए चाय बनाने की चली गई और आरव को अपने साथ अंदर ले गई। उनके जाते ही अभिषेक उसे मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाते हुए बरसने लगा। ये सब क्या चल रहा है? अपना नहीं तो आरव का तो कुछ ख्याल रखा होता। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बदचलनी के कारण उसे सोसाइटी में, स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। परिणीता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस फोटो को देखकर हिल गई। उसमें सौरभ और वह आलिंगनबद्ध होकर किस कर रहे थे। कैप्शन लिखा था, कहीं इस यंग IITian के कोमा में जाने की वजह बॉस द्वारा दिया गया यह अनएक्सपेक्टेड बोनस तो नहीं है। उस पर लोगों के भद्दे कमेंट्स की बाढ़ थी। काश ऐसा बोनस हमें भी नसीब होता, फिर कोमा तो क्या जहन्नम भी मंजूर होगा। परिणीता के आंसू छलक पड़े, क्योंकि सिर्फ वह जानती थी कि यह फ़ोटो सच्ची नहीं है। किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए मॉर्फिंग करके बनाई थी, जिसमें उसे कंप्यूटर एक्सपर्ट एनिमेशन के ज़रिए किसी पिक्चर को आसानी में बदल दिया था। मगर उसने अभिषेक को कोई सफाई नहीं दी। देती भी क्यों? रिश्ता ही क्या बचा है उसे? वह तो खुद उसे अपने प्रमोशन के लिए बॉस को ऑफ़र करना चाह रहा था। इसी पर दोनों में इतनी तकरार हुई थी कि परिणीता बेटे को लेकर अलग रहने लगी थी। बल्कि अभिषेक तो आज भी इसी कोशिश में था कि किसी तरह परिणीता को बदचलन प्रूव कर सके, ताकि उसे डिवोर्स एलिमनी ना देनी पड़े। अभिषेक वहाँ से बड़बड़ाकर चला गया और परिणीता अपने कमरे में जाकर दिन भर गुजरी घटनाओं को किसी फिल्म सा देखती रहे। तभी कुछ याद कर उसे कंपनी नेटवर्क से हितेश का फ़ोन नंबर निकला और उसे हॉस्पिटल में लिया गया। शालिनी का फ़ोटो मैसेज कर दिया, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, यही तो है आरुषि, सौरभ की लिव इन पार्टनर। हितेश का थोड़ी देर बाद जवाब आ गया। परिणीता जितना इस पहेली को सुलझाना चाह रही थी, वह उतना ही उलझती जा रही थी। शालिनी ही आरुषि है या आरुषि ही शालिनी है? वे पति पत्नी हैं या लिव इन पार्टनर? सोचते सोचते परिणीता की आग लग गई। अगले दिन सुबह भी कल रात के सवाल जस के तस सामने खड़े थे। फ़ोन देखा तो भूषण का मैसेज पड़ा हुआ था, देखो यह सब क्या चल रहा है। उसने भी सौरभ और उसकी एक और मॉफ की हुई वायरल फ़ोटो भेजी हुई थी। परिणीता बेहद परेशान हो उठी। अब तो वह श्योर थी कि कोई जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है, मगर कौन हो सकता है वह? कोई ऐसा इंसान जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, सौरभ से उसके रिश्ते का सच जानता हो और उसकी बदनामी से जिसका फ़ायदा हो। लेकिन कौन हो सकता है? भूषण, अभिषेक या फिर खुद सौरभ? एक ही दिन के भीतर इतने प्रहार झेल चुकी परिणीता बिखरने लगी थी, जिसे माँ ने बड़े प्यार से संभाल लिया। उसने हिम्मत बटोरकर खुद को फिर खड़ा किया और सबसे पहले ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ली। फिर साइबर क्राइम सेल में उसने फ़ोटो वायरल करने वाले इंसान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद उसने हॉस्पिटल जाकर सौरभ को देखने का निर्णय लिया, क्योंकि वहीं से उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रूम में पहुंचकर देखा तो सौरभ किसी लाश सा बेजान पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर परिणीता का गुस्सा कुछ पिघलने लगा, मगर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सौरभ के पास उसका बड़ा भाई विक्रम खड़ा था, जो डॉक्टर से सौरभ की हालत का जायज़ा ले रहा था। परिणीता को भूषण की केस वाली बात याद आई तो उसने मास्क और स्कार्फ से अपना चेहरा छिपा लिया। कहीं कहीं विक्रम जान ना ले कि वह सौरभ की बॉस है। विक्रम ने उसे देखा तो उसका परिचय जानना चाहा। परिणीता के मुंह से हकलाते हुए IT सॉल्यूशंस निकला, जिसको विक्रम गलती से IT यूनियन सुन बैठा और इसी बात का फ़ायदा परिणीता ने उठा लिया। मुझे आपका ही इंतज़ार था मैडम, खुद ही देख लीजिए कंपनी वालों ने क्या हालत कर दी है मेरे भाई की। और उसकी बॉस, वह तो समझो डायन है। खूब काम करवाना, बात बात पर जॉब से फायर करने की धमकी देना। उसने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि वह बेचारा संभल नहीं पाया। विक्रम परिणीता को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में सौरभ की कहानी सुनाने लगा। सच कहूँ तो मैं पुलिस केस के बारे में सोच रहा था, मगर मैं खुद एक मामूली बिजनेसमैन हूँ। ना मेरे पास इतना समय है, ना ही पैसा कि पुलिस के चक्कर में पड़ूँ। पर मुझे आपकी यूनियन से बड़ी उम्मीद है। आप मेरे भाई को न्याय दिलाइए। विक्रम के झूठ सुनकर
परिणीता शॉक रह गई, मगर वह अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकती थी। बोली, क्या चाहिए आपको? कंपनी का माफ़ीनामा या बॉस का रेजिग्नेशन? इनका मैं क्या करूँगा मैडम, मुझे तो हट जाना चाहिए। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है। फिर यह बड़े बड़े मेडिकल बिल्स, मुझे आप इसका इलाज के लिए किसी तरीके से 5 करोड़ का हर्जाना दिलवा दीजिए। मगर 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हैं। विक्रम की डिमांड सुनकर उसके होश उड़ गए। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं। अगर कंपनी की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है तो हर्जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। परिणीता अब चुपचाप सुनती रही। विक्रम एक फ़ोन अटेंड करके रूम से बाहर चला गया। तभी सौरभ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग परिणीता के पास आकर खड़े हो गए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, परिणीता ने कहा। मैंने मिस्टर विक्रम की बात सुनी, मगर यह सही नहीं है। सौरभ की यह हालत किसी मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल इग्नोरेंस से नहीं हुई है। एक्चुअली आई डाउट कि उसे मारने की कोशिश की गई है। बहुत प्लानिंग से सोचा समझा मर्डर अटेम्प्ट था यह। सुनकर परिणीता के होश उड़ गए। मर्डर अटेम्प्ट? सौरभ की ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसा हैवी ड्रग केमिकल्स मिले हैं जिनकी ओवरडोज से इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है और उसका ब्रेन प्रभावित होता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। सौरभ फिजिकली स्ट्रांग था, इसलिए यह सब झेल गया। अगर उसकी वजह कोई और होता तो नहीं बचता। परिणीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि सौरभ जैसे हंसमुख फ्रेंडली इंसान का मर्डर करने की भी कोई सोच सकता है। उसकी वजह से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? लेकिन कोई तो है जिसने फ़ायदा होगा। कौन है वह? शालिनी, विक्रम या कोई और? अगले दिन एक नई गुत्थी उसके सामने परिणीता डॉक्टर अनुराग के सामने खड़ी थी। डॉक्टर, आपको मर्डर अटेम्प्ट वाली बात मिस्टर विक्रम को बतानी चाहिए थी। वे सौरभ के बड़े भाई हैं। हो सकता है उन्हें उस इंसान का कुछ सुराग पता हो। मैंने कोशिश की थी, मगर उन्होंने उल्टा मुझे ही चुप रहने को कह दिया। परिणीता जी, मुझे लगता है आपको इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है कि सौरभ के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी मंशा तो सिर्फ उसकी कंपनी से हर्जा वसूली करने में है। क्या? सुनकर परिणीता सुन रह गई। वैसे एक बात पूछूं, फिर आपने मुझे यह बात क्यों बताई? क्योंकि मैंने देखा जब आप सौरभ के रूम में आई थी तो सौरभ की नज़रें आपकी ओर घूमी थी। उसकी आंखों में ऐसे इमोशन थे जो किसी अपने बेहद भरोसेमंद इंसान के लिए होते हैं। यह उसने पहला साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट था, इसलिए मुझे लगा कि यह बात शेयर करने के लिए आप ही सही इंसान हैं। साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट? यानी उसके ज़्यादा जल्दी कोमा से बाहर आने की उम्मीद है? हाँ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके पास बैठें, उससे बातें करें। वैसे यह बात तो आपको सौरभ की वाइफ से करनी चाहिए। शायद उसकी कंपनी में सौरभ ज़्यादा इम्प्रूव करे। वाइफ? डॉक्टर अनुराग ने रहस्यमय मुस्कान फेंकी और कुछ क्षण चुप्पी साध दी। वह यहाँ कम ही आती है और मिस्टर विक्रम के सामने तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है ये दोनों की शादी के बारे में नहीं जानते। ओह, सीक्रेट अफेयर की तरह सीक्रेट मैरिज? परिणीता ने ठंडी सांस छोड़कर सोचते हुए कहा। खैर छोड़िए, एक बार और ध्यान रखनी है आपको। सौरभ की हालत में सुधार हुआ है, यह बात आपके सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ना भाई को, ना वाइफ को, और ना ही किसी और को, वरना दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उसकी जान फिर खतरे में आ जाएगी। परिणीता को समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सौरभ के भाई और बीवी से ज़्यादा उस पर भरोसा क्यों कर रहे थे। फिर भी उसने डॉक्टर के बारे में इस बात में चुप रहने का वादा कर लिया। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। एक बात और पूछूँ, आप सौरभ को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ उसे। हमने एक साथ बहुत से मैराथन इवेंट्स में भाग लिया है। या तो वह जीता था या तो मैं। वहीं से हमारी आपस में दोस्ती हुई थी और ही इज़ अ नाइस मैन। फिर तो आप अपने दोस्त के मेडिकल बिल में कुछ कंसेशन दिला ही सकते हैं। देखिए ना, मिस्टर विक्रम कितने परेशान हो रहे हैं। वैसे भी बिल पेमेंट में शेयरिंग कर सकती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ का मेन न्यूरो सर्जन हूँ और मेरी रिकमेंडेशन पर सौरभ का सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। डॉक्टर अनुराग ने हंसते हुए कहा। सुनकर परिणीता हैरान रह गए। फिर विक्रम क्यों मेडिकल बिल पेमेंट के लिए हर्जाने की बात कर रहे थे? यानी ये पैसे वे अपने लिए हड़पना चाहते हैं। और वह मर्डर अटेम्प्ट वाली वह भी बात हजम कर गए, वरना एक भाई होने के नाते उनका खून खौल जाना चाहिए था। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि कातिल के पकड़ने की जिम्मेदारी कहीं वे ले, कहीं वे खुद ही तो। परिणीता एक और सवाल से घिर गई। 2 दिन बाद जब परिणीता अस्पताल आई तो एक नया ही नज़ारा देखने को मिला। विक्रम से कतराने वाली शालिनी आज कैंटीन के कोने वाली सीट पर उसके साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी।
परिणीता खुद को छिपाते हुए उनके पास वाली सीट पर जा बैठी ताकि उनकी बातें सुन सके। भैया, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और 2 महीने पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की थी। सौरभ आपको बताना चाहता था, पर वह डर रहा था कि कहीं पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, फ़ोटो की शादी, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं सच में उसकी पत्नी हूँ, शालिनी भरे गले से कह रही थी और विक्रम हैरानी से सारे डॉक्यूमेंट्स उलट पुलट कर देख रहा था। शालिनी पर विश्वास करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ठीक है, वैसे भी सौरभ कभी कहाँ मुझसे कुछ बात पूछ कर करता था। माँ बाप के जाने के बाद वह अपने मन का मालिक हो गया था। विक्रम बड़बड़ाया। देखिए, मैं जानती हूँ आप सौरभ की कंपनी में मोटा हर्जाना लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह मिलता है तो बीवी होने के नाते उस पर मेरा भी हक बनता है। विक्रम को झुका देख शालिनी ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी, जिसे सुनकर वह बौखला गया। ऐसे कैसे तुम्हारा हक बनता है? वैसे भी तुम पहले से ही उसके फ्लैट पर, बैंक अकाउंट्स पर कब्जा किए बैठी हो। कौन से बैंक अकाउंट और फ्लैट? हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं और उसकी कोई सेविंग नहीं है। सारे पैसे तो वह आपके बिजनेस लॉस को रिकवर करने के लिए लगा दिया करता था। शालिनी ने आवाज़ ऊंची की तो विक्रम भी फट पड़ा। झूठ है ये। उसने साल भर पहले ही अपना फ्लैट लिया है और मैंने उससे कभी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं ली। वह ऐसे झूठ बोलता होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शालिनी बिलखिला गई। मगर जब भी उससे कुछ पैसे मांगे तो यही कहता कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, फ्लैट का रेंट देना बाकी है, काफ़ी खर्चे हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत सैलरी से बचता वह आपको बिजनेस जमाने के लिए दे देता है। उन दोनों की बातें सुनकर परिणीता को यकीन हो चला था कि शालिनी ही सौरभ की पत्नी है, जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। मगर हितेश क्यों उसे आरुषि कह रहा था? परिणीता ने हितेश को फ़ोन किया और एक बार शालिनी के बारे में बताया। सुनकर हितेश चौंक पड़ा। मगर जब 2 हफ्ते पहले मैंने उसे सौरभ के फ्लैट पर देखा था तो सौरभ ने ही बताया था वह आरुषि है, मेरे दोस्त, मेरे साथ फ्लैट शेयर करती है। भला वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? परिणीता गुत्थियों को जितना सुलझाना चाह रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। इसी कश्मकश में वह 3-4 दिन हॉस्पिटल नहीं गई। उसने सोचा यही सही है। वैसे भी अब सौरभ से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था। पर आज जब डॉक्टर अनुराग का फ़ोन आया तब वह हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं कर सकी। आज रूम में सौरभ के सिवा और कोई नहीं था। परिणीता उसे एकटक देखने लगी। सौरभ का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल चाह रहा था कि उसे बाहों में भरकर प्यार कर ले, लेकिन दिमाग कुछ और ही गुबार समेटे था जो बाहर रिसने लगा। सौरभ, तुम्हारी यह हालत तुम्हारे अपने कर्मों का ही फल है। तभी तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, सबको तुम्हारे पैसों की पड़ी है, तुम्हारी नहीं। तुमने मुझे धोखा दे रहे थे, देखो आज तुम्हें तुम्हारे अपने धोखा दे रहे हैं। परिणीता भरी आंखों से वहां जाने को मुड़ी तो पीछे से एक आवाज़ आई। सुनकर उसके कदम ठिठक गए। मेरा प्यार धोखा नहीं है। आई रियली लव यू नीता। नीता? यह नाम सौरभ ने दिया था उसे। उनके निजी क्षणों में वह उसे इसी नाम से पुकारा करता था। फिर से यह नाम सुनकर परिणीता हैरान, खुशी और गुस्से की मिली-जुली भावना से भर गई। वह पलटी तो सौरभ उसे ठहरी नज़रों से देख रहा था, जिनके उसके लिए बेतहाशा प्यार झलक रहा था। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। पीछे खड़े डॉक्टर अनुराग मुस्करा रहे थे। परिणीता तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। एक्चुअली सौरभ कल रात ही बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और कोमा से बाहर आ गया था, मगर वह आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन डॉक्टर, अब तो यह रहस्य खोल दीजिए कि मेरी यह हालत किसकी वजह से हुई है। सौरभ ने रिक्वेस्ट की। बताना क्या है, खुद ही देख लो। वह कैसे? दरअसल जब मुझे मर्डर की साजिश का शक हुआ तो मैंने उसे इसी कमरे में सबके लिए हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिए थे, ताकि जो भी यहाँ आए, जो भी बात हो, वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इंसान इसे देखने या ज़िंदा देखे बिना दोबारा ज़रूर मारने यहाँ आएगा। तो ऐसा हुआ? हाँ हुआ। डॉक्टर अनुराग ने परिणीता और सौरभ के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। एक क्लिपिंग में देखा कि आरुषि और शालिनी रूम में आई और सौरभ का हाथ पकड़कर रोने लगी। सौरभ, ये लड़की कौन है?
शालिनी या आरुषि? वह खुद को तुम्हारी पत्नी बताती है, सारे प्रूफ भी हैं इसके पास। क्या? सुनकर सौरभ चौंक पड़ा। वह आरुषि है और सिर्फ मेरी एक दोस्त है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती है। उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ तो रहने की जगह ढूंढ रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, इसलिए मैंने दोस्ती के नाते कुछ समय के लिए अपने फ्लैट में रहने को बोल दिया था। इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। मगर हितेश तो तुम्हारा इसे लिव इन पार्टनर बता रहा था। आरुषि को मेरे फ्लैट में देख लिया था तो ऐसा सोच लिया होगा उसने। बट बिलीव मी, यह सच नहीं है। और आजकल नकली मैरिज सर्टिफिकेट और झूठे फ़ोटो बनाना कौन सी बड़ी बात है? सौरभ ने क्लियर किया। वे आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगे। आरुषि रोते रोते कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो सौरभ, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। मगर गलती से वो प्रोटीन ड्रिंक मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाई थी ताकि वह कमीना पिए और मर जाए। उसके जिम ट्रेनर की मदद से ही मैं उसे पिलाने वाली थी, मगर उस दिन तुम जल्दी घर आ गए और गलती से अपना ड्रिंक समझकर उसे पी गए। बिलीव मी, यह महज एक्सीडेंट था। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी इतनी मदद की, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह सुनकर सौरभ के होश उड़ गए। हे भगवान, यह सब आरुषि का किया धरा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगले दिन आरुषि दोबारा उनके रूम में आई। इस बार वह थोड़ी नॉर्मल दिखी। सौरभ, वह मेरा जिम ट्रेनर फ्रेंड कह रहा था कि ड्रग्स इतनी हैवी है कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस एक बात के लिए और माफ़ कर देना। मुझे तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तुम्हारी पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। मेरे पास यही एक तरीका है अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए। यकीन मानो, जब मैं तुमसे कभी उस दूसरी दुनिया में मिलूँगी तो शायद जो सज़ा दे देना, मगर अभी मेरे लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। सुनकर सौरभ गुस्से से बड़बड़ाने लगा। मुझे पहले ही उसके चाल चलन पर शक हो गया था। जब देखो बहाने बनाकर पैसे मांगती रहती थी। पहले तो मैं दे देता था, मगर फिर भी बहाने करने लगा, टालने लगा कि रेंट भरना है, भैया को देने हैं। मगर यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस भोली भाली सूरत के पीछे एक कातिल छिपी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉक्टर अनुराग की रहस्यमयी मुस्कान में कुछ और राज छिपे थे जो सौरभ और परिणीता को जानने थे। अगली रिकॉर्डिंग में विक्रम सौरभ के पास बहुत परेशान बैठा था और उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। तभी वहाँ पर हितेश आया और सहानुभूति दिखाते हुए सौरभ के हालचाल पूछने लगा। वह विक्रम को भड़काने लगा कि कैसे सौरभ को उसकी फीमेल बॉस ने अपने जाल में फंसाया हुआ है और उसका फ़ायदा उठा रही है। साथ ही प्रमोशन के नाम पर वह उसे वर्क प्रेशर से लादा हुआ है। इसी कारण उसका यह हाल हुआ। हितेश ने ही विक्रम के कान भरे कि अगर वह कंपनी पर और उसकी बॉस पर केस कर दे तो उसे करोड़ों का हर्जाना मिल सकता है। साथ ही वह विक्रम को आश्वासन भी दे रहा था कि वह उसके लिए पर्याप्त सबूत जुटा देगा और उन सबूतों को इतना वायरल कर देगा कि उसका केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। यह देखकर तो परिणीता और सौरभ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। बास्टर्ड कहीं का, मेरे पास मेरा वेल विशर बनकर आया था और कितना कमीना निकला। ज़रूर यह मॉफ्ड फ़ोटोज़ उसी ने वायरल कर दी थी। मैं आज ही यह इनपुट साइबर क्राइम ऑफिसर को दे दूंगी। परिणीता गुस्से से फुफकारने लगी। रिकॉर्डिंग में आगे वह विक्रम से डील कर रहा था कि उसकी मदद से उसे जो मोटा हर्जाना मिलेगा उसमें से 1 करोड़ उसका हिस्सा होगा। साथ ही यह भी कि उसका कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। काफ़ी समझाने के बाद विक्रम उसकी बात मान गया। काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था, मगर सौरभ को यह बात खाए जा रही थी कि उसका बड़ा भाई उसको अपराधी को ढूंढने के बजाय सिर्फ हर्जाने के पैसे के पीछे क्यों पड़ा है। इसका जवाब भी है मेरे पास। डॉक्टर अनुराग बोले, तुम्हारा भैया बिजनेस लॉस के कारण पूरी तरह से कर्ज से डूबे हुए हैं। यह बात उन्होंने मुझे बताई थी कि वे हॉस्पिटल का बिल चुकाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर सौरभ के बचने के चांस नहीं हैं तो वह उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे। तब मैंने उसे समझाया था कि सौरभ की ट्रीटमेंट की चिंता मुझ पर छोड़ दे। शायद इसलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने के बजाय इस स्थिति को अपना कर्ज उतारने के लिए यूज़ करना बेहतर समझा। चलो फाइनली सब क्लियर हुआ और सबसे बड़ी बात, सौरभ ठीक हो गया। नहीं,
अभी नहीं, कुछ और भी देखना है तुम्हें? डॉक्टर अनुराग ने अगली रिकॉर्डिंग चला दी। हितेश एक बार फिर सौरभ के कमरे में आया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वह सौरभ के पास आकर बुदबुदा रहा था, मेरे दोस्त, अब मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति में सभी की भलाई है, विक्रम भैया की, आरुषि की और मेरी भी। तुम जाओगे तो मुझे तुम्हारे भाई से 1 करोड़ मिलेगा। आरुषि को भी अपने झूठ से कुछ तो कीमत मुझसे मिल जाएगी और मुझे भी कुछ कीमत देनी होगी। ये दुनिया रहने लायक नहीं है दोस्त, यहाँ सब फरेबी हैं। तुम जाओ दूसरी दुनिया में, जो ज़रूर यहाँ से बेहतर होगी। कहते हुए उसने सौरभ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का स्विच बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। अनुराग का असिस्टेंट, जो हर वक्त कैमरा पर नज़र रखे हुए था, उसने तुरंत वहाँ आकर वह स्विच ऑन कर दिया था। यह सब कुछ साफ था। इतने हादसों से गुजरकर सौरभ बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बीमारी से ज़्यादा तकलीफ उसे अपनों का यह रूप देखकर हो रही थी, मगर परिणीता के प्यार भरे स्पर्श ने उसे संभाल लिया। वह उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी तो वह भी पिघल गया। कोई और हो न हो सौरभ, तुम्हारी नीता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साया बनकर, तुम्हारी दोस्त बनकर और हमसफ़र भी। बहुत नेक विचार हैं परिणीता जी आपके, इस पर टिके रहिए। अब मैं आप दोनों को कुछ स्पेस देता हूँ और पुलिस को कॉल कर लेता हूँ, ताकि जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं उन्हें अपने की सज़ा ज़रूर मिल जाए। एक बात और, रूम में कैमरा हटा दिए गए हैं, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, सो कैरी ऑन। डॉक्टर अनुराग हंसते हुए रूम से बाहर चले गए। सौरभ और उसके नीता एक दूसरे के बाहों में डूब गए, फिर कभी ना अलग होने के लिए। दोस्तों, जल्दी से ये कहानी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।